क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है बच्चों आपसे, क्यू द्वारा संतुष्ट होने वाले उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार शांत हो। तो एकदम सिंपल से होती है। अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या बच्चों पी बट्टे क्यू है तो हम क्या देखते हैं, यदि यदि क्यू का गुणनखंड क्यू का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो p बट्टे q का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, शांत होता है। अन्यथा क्या होता है, अशांत आवृत्ति या अशांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है। सिंपल। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, विविक्तिकर चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों, जो समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण। जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। जैसे एग्जाम में करना है ना बेटा, प्रॉपर एकदम सिंपल साफ सुथरा वैसे लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप एग्जाम में जाके भी वैसे ही करें। चूंकि हमारे पास a के स्थान पर क्या है बेटा, x² का गुणज को हम a कहते हैं, b क्या है, x के गुणज को हम b कहते हैं, और c क्या है, हमारे पास 3 है। हम क्या निकालते हैं बच्चों, विविक्तिकर। जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ओके। सूत्र में रखेंगे मान, b का मान है माइनस के 6, 4 a का मान 2 है और c का मान 3। 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 4 दूनी 8, 8 3 24, घटाएंगे तो 12 आ गया d का मान। कोई दिक्कत नहीं है। d का मान कितना है बच्चों, 12। अब प्रकृति के बारे में लिखेंगे। चूँकि d धनात्मक है इसलिए मूल जो होगा, मूल वास्तविक वह भिन्न भिन्न होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। कहीं पे कोई डाउट हो बेटा और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान देखते ही पता चल रहा है कि एक आएगा, लेकिन हल करना होगा। तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है आपको, sin² 63 प्लस sin² 27, यहाँ पर दे रखा है cos² 17 प्लस cos² 73, है कि नहीं। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ऊपर से यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, इनके त्रिकोणमिति के मान हमें टेबल में नहीं पता होते हैं, परंतु अगर मैं 63 और 27 को जोड़ूं तो 90 मिलेगा, और 17 और 73 को जोड़ूं तो 90 मिलेगा। जब दो कोण को जोड़ने पर 90 आता है तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है। ठीक है। तो 27 को मैं बदल देता हूँ ऊपर से, ये sin² 63 है, साइन यहाँ पर है, 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 27 आ जाए, 63। ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टे में इसमें इसको बदला था, मैं इसको बदल देता हूँ, cos 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 17 आ जाए। ठीक है। कितना घटाऊँ, 77। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है। यहाँ पर दो सूत्र लगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है। सो देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। पता है, मान रख दीजिए पहले वाले में। sin² 63 ये हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर इधर देखो बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ 73 है तो यहाँ sin² 73 हो जाएगा।
और इधर तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब एक सूत्र और जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका मान कितना होता है बेटा, 1। तो देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रखा है, ये भी उसी रूप में लिखा हुआ है, तो मान रखते हैं ये आ जाएगा 1/1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं चित्र में ई एफ जो है वो समांतर है बी सी के। यदि ए ई ठीक है, और कौन सा है, बी ई कहाँ है, अच्छा ये ई बी लिखे, बी लिखे, ये चार अनुपात है। तो सी एफ 1.5 सेंटीमीटर हो तो ए एफ का मान क्या होगा, सी एफ 1.5 है तो इस ए एफ का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर दे रखी है, थेल्स पर में लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ई बी सी में ई एफ जो है बच्चों वो समांतर है बी सी के, इसलिए थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाता है बेटा, जो अनुपात होगा ए ई बट्टे ई बी बराबर होगा ए एफ बट्टे एफ सी, है कि नहीं। तो मान रखेंगे यहाँ पर ए ई बट्टे ई बी बराबर होगा ई एफ बट्टे में एफ सी। ओके, मान रखें ए ई बट्टे ई बी, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 4:1, और ए एफ का मान हमें निकालना है और एफ सी का मान दे रखा है 1.5। तो इसे गुणा करेंगे, ए एफ 1 कम ए एफ और 1.5 चौके 4 15 चक्का 60 होता है 0.1 स्थान के बाद, तो ए एफ का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है, ठीक है, दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, दो वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या मान लो एक का स्मॉल आर है और एक का कैपिटल आर है। ठीक है, दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि त्रिज्याओं का जो अनुपात का मतलब बट्टे में r/r जो दे रखा है ना 2/3, ये हमें दे रखा है। त्रिज्या का अनुपात ना परिधियों का अनुपात दे रखा है, सॉरी बेटा, परिधियों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है। इस पे क्वेश्चन मार्क है ना, क्या दिया है यहाँ लिख देते हैं, परिधियों का अनुपात। ठीक है ना, परिधियों का अनुपात। ओके बच्चों, ये हमें दे रखा है कितना, 2/3। परिधि पहले वाले का परिधि क्या हो जाएगा 2πr, इसका क्या हो जाएगा 2π से 2π घटा, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी वही होगा। बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, यानी कि r/r क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे निम्न बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, चर दे रखे ओनली, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये चर जो होता है वो x होता है और ये बारंबारता हमारे पास f है। तो अगर क्या बोला, प्रत्यक्ष विधि है ना, प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f का कुल योगफल। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि भैया हमें क्या दे रखा है। ये देखो टेबल दे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है भाई, तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं आएगा, उनके मन की चलेगी। तो यहाँ पर हमें x दे रखा है और फिर बारंबार f दे रखा है, अगला कॉलम हमें fx का चाहिए होता है। तो x हमें दे रखा है 4 6 8 10 और बारंबार था उसके सामने 2 4 3 1, इनका जो कुल योगफल है सिग्मा f वो आ रहा है 10। अब आपको गुणा करनी है, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 तियाँ 24 और 10 एकम 10। ठीक है, 24 24 48, 48 और 10 58, 58 और 8, ठीक है 58 और 8 कितना हो जाएगा 66। ठीक है,
तो यहाँ मान रख देंगे 66 बट्टे में 10, तो 0.1 स्थान के बाद, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में ज्ञात करनी है, तो माना वह संख्या x है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि अब क्या बोला गया है कि वो संख्या और उसका व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में वो है 17/4, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, x 1 कम x गुणा x स्क्वायर 1 कम 1, और इधर है 17/4, ठीक है। तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 1 कम 4, और इधर हो जाएगा 17x, ठीक है। 17x प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 4, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हमें हल करना है, तो ही हमें आंसर मिलेगा। अब देखो बेटा, 4 को 4 से गुणा करना है, 16 आ जाएगा। ऐसे दो संख्या लेनी जिनको गुणा करे तो 16 है और जोड़े तो 17, 16 1 कम 16, 16 और 1 17, ठीक है। 16 और 1 x था, ठीक है। गुणा कर देंगे अंदर माइनस से, तो 16x प्लस माइनस माइनस x, यहाँ से जोड़ो यहाँ से जोड़ो, ठीक है। पहले जोड़े से 4 का भागा दोनों में जाएगा, x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 4 बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो x बचा, 4 चौक को 16, और x तो पहले ही बाहर है। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं तो 1 ले लेंगे, और जब 1 लेते हैं तो जो होता है अंदर वह वैसा का वैसा आ जाता है। क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो अंदर का चिन्ह बदल के माइनस हो गया। जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको 2 गुणनखंड मिल गए। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 इधर के प्लस का हो गया, और जो 4 गुणे में था इधर आके बट्टे में आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो वो संख्या आपकी कितनी होगी, 4 होगी, और उसका व्युत्क्रम 1/4 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि tan थीटा का मान इतना है तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है बेटा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा में दे रखा है। tan थीटा बराबर क्या होता है आपको, ये ट्रिक तो पता ही होगी, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है कि नहीं। यहाँ से क्या बनता है आपका साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट, ठीक है। तो हमें लंब बट्टे आधार दे रखा है, ओके बच्चों। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, ठीक है। सो उसके आधार पर एक चित्र बनाते हैं, एकदम डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं। समकोण त्रिभुज में सारी चीज़ें लागू होती हैं। थीटा यहाँ आएगा, ये आपका लंब दे रखा है 1, आधार दे रखा है √3, ठीक है। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √ के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 3 + 1 √4, √4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा क्या है बेटा, आधार, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा क्या है, लंब। हमें क्या ज्ञात करना है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको ढंग से लिख सकते हैं, देखो बेटा 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो बेटा 3 उभयनिष्ठ है, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ से साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान है 1, कर्ण का मान है 2, यहाँ पर रख दो। साइन थीटा का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये 1 रख दिया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कटा, 3 1 कम 3, यहाँ से 1 बचा, आंसर आ गया 4, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण भी हैं और समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं। तो देखो बेटा, हमें दिया क्या है, ए हमारे पास है -3,0, फिर बी वो है 1,-3, फिर हमारे पास सी है वो है 4,1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, सूत्र आपको बताइए, एक्स क्या लगाते हैं, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, ए बी, ये ए और ये बी, x1 है -3, x2 है 1, y1 है 0, y2 है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस के -4 का वर्ग क्या होगा बेटा 16, और 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा √25। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ए बी निकाला हमने। अब निकालेंगे हम बी सी। बी सी निकालो, बी x1 है 1, x2 है 4, y1 है -3, y2 है 1, तो यहाँ से आ जाएगा -3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16, क्योंकि माइनस करने पर प्लस हट, वर्ग करने प्लस बन जाता है वो √25। ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हम निकालेंगे सी ए या ए सी, जो बोलना चाहो। x1 है -3, x2 है 4, y1 है 0, y2 है 1, तो ये हो जाएगा 3 में से 4 घटाएंगे, 3 -3 - 4 कितना, -7 7 49, -1 का वर्ग +1 होता है, ये आ गया √50। ठीक है, समीकरण नंबर 3। देखो यहाँ से आ जाओ, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से। देखो ये दोनों बराबर है। ठीक है, कौन सा बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी सी, और तीसरा वाला ए सी इसके बराबर नहीं है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये क्या समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए देखो बेटा, क्या दिखाना होता है, बड़े वाले का वर्ग, चूँकि √50 का जो वर्ग है √25 बाकी दो वर्गों के योगफल के आना चाहिए। तो √25 का वर्ग करेंगे 25 इधर हो गया 50, और √ का वर्ग करने पर हट जाता है, इधर भी 50, यानी कि आपका जो ए सी का जो वर्ग आ रहा है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक 6 मीटर लंबा है, ठीक है, और उसी समय, ठीक है, अरे यार चित्र बनाना चाह रहा था, बढ़िया करके बनाओ, हो नहीं रहा है। देखो बेटा, हमारे पास एक दे रखा है 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर है इसकी लंबाई, और ज़मीन पे उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। ये 4 मीटर उसकी छाया की लंबाई है। उसी समय ना एक और बगल में उसके क्या खड़ा है बेटा, मीनार है। तो उसी समय उसकी जो छाया की लंबाई है, उस मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो हमें निकालनी है। मान लें मीनार की ऊंचाई h है, उसी समय पे वो घटना हो रही है, तो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश। नाम दे दो बच्चों, ए बी सी, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया डी, और ये हो गया ई। तो ये क्या होता है ना बेटे, छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, चूँकि
2 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे हिसाब से करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। सो देखो बेटा, छोटे वाले के आधार ए बी, तो बड़े वाले का आधार क्या आ जाएगा ए सी। छोटे वाले की ऊंचाई पी ई, क्योंकि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। और बड़े वाले की ऊंचाई क्या हो जाएगी सी डी। बस इन यही ले लो, 2 से काम चल जाएगा। ए बी दे रखा है हमें 4 और ये दे रखा है हमें 28। बी ई हमें दे रखा है 6 और सी डी हमने एच माना है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 7 28, 3 गुणा करोगे एच एकम एच, 7 छंग 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड बोले तो निकालते हैं पहले 6, फिर किसका 72 का, ठीक है, और फिर निकालना है हमें 120 का। ओके, 6 किससे कटेगा 2 3 6, 3 एकम 3, ये 2 से कटेगा 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 छंग 12 0, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। गुणनखंड गया हमने, तो 6 का गुणनखंड मिला 2 गुणा 3, ठीक है। 72 का गुणनखंड करेंगे 2 कितनी बार है 3 बार, 3 है 2 बार। 120 का गुणनखंड किया 2 है 3 बार, 3 है 1 बार और 5 है 1 बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है, जो संख्या दोनों में, तीनों में, 3 संख्या तीनों में देखना पड़ेगा, ये संख्या तीनों में और ये संख्या भी तीनों है। तो HCF में निकालते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। तो 2 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात 1 है, तो 2 3 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और LCM निकालना है, तो LCM में क्या होता है, जो चीज़ दोनों में है, मतलब तीनों में है जो चीज़ है, उसकी अधिकतम घात लेंगे। 2 की अधिकतम घात 3 है और 3 की अधिकतम घात 2 है, और जो बच गया उसे गुणे में डाल दो, 5 गुणे में डाल देंगे। 2 की घात 3 8, ये 9, 8 5 40 गुणा 9, 4 9 36, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 360। अगले प्रश्न में आते हैं। सिद्ध करना है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका उल्टा, माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या, तो हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता। P और Q पूर्णांक होते हैं और P और Q के HCF निकालोगे तो 1 आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। P/Q प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का अंडर रूट इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया। समीकरण 1, ये जो चीज़ है ये परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटाएंगे परिमेय आएगा, और हम जानते हैं √5 अपरिमेय है। तो इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय हो, अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकते हैं क्या कभी? बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि 3 - P/Q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, वह √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए समीकरण 1 से ये जो चीज़ है बेटा कि वहाँ बराबर दिख रहे हैं, क्या ये चीज़ बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, ये चीज़ कभी बराबर नहीं होगी। यानी कि ये जब बराबर नहीं आ रही है तो यानी कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए यानी कि 3 - के √5 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। देखो इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, तो हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, दिया है 3 के बट्टे में x, 1 के बट्टे में y, माइनस के 9 है, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण जो हमें दे रखा है 2 के बट्टे में x प्लस 3 के बट्टे में y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 है। बट्टे में x दोनों के सेम है, दोनों के बट्टे में y, तो इसे सममिति कहा जाता है कि भैया से एक सिमेट्री में दिख रही है और उस सिमेट्री को हमें मान लेना होता है। माना 1 बट्टे x को हमने क्या माना, a, और 1 बट्टे y को हमने क्या माना, b। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 3a माइनस के b बराबर माइनस के 9। ठीक है, और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 2a प्लस के 3b बराबर 5। ये हमारे पास हमें समीकरण मिल गए, सिंपल में रैखिक समीकरण मिल गए। अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है। इसे समीकरण 3 बोल दो और इसे 4 बोल दो। ठीक है, अब हमें हल करना है। हल करते हैं, तो देखो विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 3 तथा 4 से, देखो इसका गुणज समान करना है हमें, तो इस पहले वाले में 3 से गुणा कर दो, 3 3 9a, 3b 9 3 27, और दूसरा वाला वैसे ही रहेगा 5। विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर घटा प्लस माइनस 3, 9 2 11 है, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 22, 11 दूनी 22, तो ए का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ए का मान अभी उठा के हमें रखना पड़ेगा किसी एक समीकरण में, तभी जाके हमें बी का मान मिलेगा, है ना। तो लिख देंगे ए का मान समीकरण किसी भी रख दूँ, 1 में रखने पर, 3 में रखने पर, सॉरी 3 में रखने पर, तो ये 3 दिख रहा है आपको, रख दो 3। ए का मान है माइनस का 2, इधर है बी, इधर है माइनस का 9, 3 दूनी माइनस का 6, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस के उधर आके प्लस का भी हो जाएगा, तो बी का मान 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि 1 बट्टे x को हमने क्या माना था, 1 माना था, और 1 बट्टे y को हमने b माना था, मान रख दो। x a का मान कितना है बच्चों, माइनस के 2, तिरछे गुणा कर दोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 1 बट्टे 2। आंसर b का मान आया है 3, इसके बट्टे में 1 तिरछे गुणा कर दोगे तो y का मान आ जाएगा 1 बट्टे 3। ठीक है, तो ये x का मान होगा और वो y का मान होगा, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं, आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है, उसमें सारा वीडियो, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे एक ही वीडियो में, इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल में जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं ना, वो मैंने सारे करा दिए। मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, वो हर साल आता है। ये क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन ये तो भाई हर बार ही आता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, और विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसके निर्देशांक मान लो कि ये जो a बिंदु है वो है 1,-5, और जो b बिंदु है वो है -4,5। एक बिंदु है, मान लेते हैं P, x अक्ष विभाजित करते हैं। x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है, 0, माना वो बिंदु P है। किस अनुपात में व्यक्त करते हैं, m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो निर्देशांक किसका पता है मुझे, विभाजन बिंदु y, आंकिक मान y का पता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, विभाजन सूत्र से।
विभाजन सूत्र से y बराबर क्या होता है बेटा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। y का मान क्या है 0, m1 पता नहीं, y2 का मान क्या है 5, m2 पता नहीं, y1 का मान क्या है -5, m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे, 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 हो जाता है। यहाँ से आ गया 5m1 -5m2, तो -5m2 इधर आके प्लस का 5m2, ठीक है। तो m2 इधर गुणे में उधर बट्टे में चला जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो m1 अनुपात जो m2 होगा वो आएगा 1:1, पहला आंसर। इसका मतलब ये होगा कि m1 के स्थान पर 1 रख सकते हैं और m2 के स्थान पर 1 रख सकते हैं। अब हमें x निर्देशांक भी निकालना है। अब x बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 का मान हमारे पास 1 है, x2 का मान हमारे पास -4, m2 का मान 1, x1 का मान भी 1, बट्टे में m1 प्लस m2, -4 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -3/2। तो जो बिंदु P होगा वो हमारे पास था x, 0, x का मान -3/2 और ये 0, तो ये हमारा विभाजक बिंदु आ जाएगा P, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। तो एक चतुर्भुज बना दो यार कोई सा भी मस्त। अरे ये क्या बन गया, अंडा बन गया, ठीक है। ये हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नाम अपने हिसाब से दे देता हूँ, ये ABCD बोल दिया, ठीक है। निर्देशांक दे रखा है -4, -2, ये दे रखा है -3, -5, ये दे रखा है 3, -2 और ये दे रखा है 2,3, ठीक है। और त्रिभुज को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया यहाँ से, ठीक है। और चतुर्भुज को 2 हिस्सों में बांट दिया, इधर एक त्रिभुज बना, इधर एक त्रिभुज बना। कैसे निकालूंगा, इस वक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल का मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो पहले मैं निकालता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है वैसे, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ठीक है। ये होता है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। x1 का मान -4, y2 का मान -5, y3 का मान -2, माइनस प्लस हो जाएगा, x2 का मान -3, y3 का मान -2। कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। y1 के मान -2 तो ये +2 हो जाएगा, x3 का मान 3, y1 का मान -2 और y2 का मान है -5, +5 हो जाएगा। हल करिए तो यहाँ से आ जाएगा -3, 4 × 12, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया 0 और यहाँ से आ जाएगा 3, 3 × 9 तो 12 और 9 21/2 आ गया पहले वाले पार्ट का, 21 वर्ग इकाई ABC। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र में आ जाओ, ये x1 y1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। अब ठीक है, x1 है -4 और y2 है आपका -2 और y3 है आपका 3। फिर आ जाइए x2 आपका 3 है, फिर आपका चाहिए आपको y3 3 है, फिर आपको y1 चाहिए, y1 आपका -2 तो ये +2 हो जाएगा। फिर आपका x3 चाहिए, x3 आपका 2 है, फिर आपको y1 -2 एंड y2 -2 तो माइनस प्लस, ठीक है। सो यहाँ से 5
5 चौके 20, 5 तिया 15 और ये वाला पार्ट हो गया 0, तो ये आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इसलिए इस समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, है ना, 21/2 35/2, दोनों के बट्टे में 2 ऊपर जुड़ जाएगा, 21 + 35, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, आंसर आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन था, सूत्र में ये मान रखना था, हो गया आराम से। अगला जो क्वेश्चन बेटा ये ऑलरेडी क्योंकि आईपैड में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको वो दिखेगा नहीं, प्रॉपर बनेगा नहीं, तो ये कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींची जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो ये प्रश्न है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये है प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा या तीसरा, सब पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, उसको करते हैं। क्या बोला है कि ABCD 14 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं ना, ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा की, और ABCD इन वृत्तों के केंद्र हैं। ठीक है, चित्र में लग नहीं रहा कि केंद्र है, ठीक है, काटा गया है। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, जब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो ये बच जाएगा, है ना। सो देखो बच्चों, क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। जो वर्ग की भुजा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी वो उसकी आधी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या r हो जाएगी 14 की आधी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो हमें कोण भी पता है। ठीक है, कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, सब कुछ हमारे पास मिल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं यहाँ से हल करता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा गुणे भुजा। 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr²। ठीक है, हल करते हैं। भुजा दे रखी है 14, स्क्वायर 14 गुणे 14, थीटा है 90/360, पाई का मान 22/7, कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखते हैं, और त्रिज्या हमारे पास 7 है। 90 चौके 360, 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, 14 गुणे 14 196, 22 सत्ते 154, घटा देंगे आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले वाले पार्ट में आते हैं। कह रहे हैं चित्र में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, इसके छायांकित भाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल, ये इसका जो परिमाप है ना बेटा, ये निकालना है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना है, जबकि कोण दे रखा है 120। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हिस्सा है। ठीक है, चलिए ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, देखो बेटा त्रिज्याखंड है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, दिया है। क्या दे रखा है बच्चों, जो कोण है वो दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है ना, और त्रिज्या जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहला वाला पार्ट हम निकालते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। ठीक है, तो थीटा है 120, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 42, स्क्वायर है तो 42 गुणा 42,
12 3 36, 0 से 0 काटा था, ठीक है। 7 6 42, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, गुणे में है 42। गुणा करके बताऊँ, जितना आ रहा है मुझे कमेंट करके बताऊँ, उतना ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में बोला चाप की लंबाई निकालो। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr, ठीक है। थीटा है 120 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, ठीक है। 2 भी छूट गया था, और आर है हमारा 42, 3, ठीक है। और 7 7 6 42, 3 दूनी 6, तो 22, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 88 सेंटीमीटर आएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। ये 44 × 42 कितना होता है बेटा, कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे, उतना आपका आंसर आ जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं, हर साल ऐसा क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मस्त एक क्वेश्चन मिला है, तो रेलगाड़ी बनाने का मौका मिलेगा। क्यों, यह है रेलगाड़ी की बोगी, छुक 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 करके चल रही है, ठीक है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, ठीक है। कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। उस x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 150 किलोमीटर की दूरी है, टोटल जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में आ जाते हैं। प्रथम स्थिति में या प्रथम शर्तानुसार आप जानते हैं बच्चों, क्या जानते हो तुम, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे चाल होता है। प्रथम स्थिति में क्या है, जब आपका जो रेलगाड़ी की स्पीड वही है, दूरी आपका 150 है और चाल आपका x है, यह टाइमिंग है। द्वितीय स्थिति क्या है आपकी, द्वितीय स्थिति में दूरी तो वही है, चाल क्या हो गया बेटा, चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका x + 5। ये आपका दूसरा कंडीशन है। देखो बेटा, इसके पास स्पीड ज़्यादा है और इसके पास स्पीड कम है। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी इसके पास टाइम ज़्यादा है T1 के पास, और T2 के पास टाइम कम है। तो प्रश्नानुसार आगे बात करेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर T1 में से T2 को घटाया जाए तो समय का अंतर कितना होगा, 1। ये प्रश्न में दे रखा है, 1 घंटा समय कम लेती है, ये बोल रहे हैं। मान रखिए दोनों का, T1 का मान है 150 बट्टे में x, और इसका मान है 150 बट्टे में x + 5। 1 900 आ जाएगा x गुणा x + 5, ठीक है। तिरछे गुणा करोगे 150 x + 5, और ये हो जाएगा 150 x बराबर 1। गुणा करोगे 150 x प्लस का 150 कटा, यहाँ से बचेगा 150 गुणे 5 बट्टे में x + 5, और इधर है 1, ठीक है। ये 150 है, ध्यान रखना। 15 बचे 75, 750 पीछे से 0, और ये हो जाएगा x² + 5x बराबर 1। तिरछे गुणा करोगे x² 5x कम 5x, यहाँ से 750, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया, ठीक है। ओके, अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है आपको, कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हल करते हैं। द्विघात समीकरण लिख लेते हैं एक बार, x² प्लस के 5x माइनस के 750। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 750 है और घटाने पे 5, ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो गुणनखंड कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत नहीं है। सो काटो इसको, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 बचे 25, 0, 5 3 15, 0, 5 6 30, 2 3 3 कम। अब देखो बना के, है ना। सो 5 बचे 25, यहाँ से हो गया 5 दूनी 10, 10 3, अरे भाई साहब 30 और 25, है ना।
30 और 25 को गुणा करोगे इतना आएगा, और 30 में से 25 घटाओगे 5 आ जाएगा। ठीक, मिल गया आपको नंबर। सो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, घटाना है कितना 25x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से क्या हुआ निष्ठ बेटा x, दूसरे में से क्या आ जाएगा 25 उपनिष्ठ x बचा, बाहर नेगेटिव बदल चिन्ह बदल जाएगा, 25 दिया 75 0, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे गुणनखंड में, और जो उपनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, यदि x प्लस 30 बराबर 0, तो प्लस का 30 इधर के माइनस का 30 हो जाएगा, जो कि अमान्य है। ठीक है ना, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। पुनः यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो माइनस का 25 इधर के प्लस का 25 हो जाएगा, और ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्पीड होगी ट्रेन की वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये लास्ट में लिख देंगे। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसका प्रयोग निम्न को ज्ञात करने में कीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। सो देखो बेटा, ये प्रश्नावली पहले 6.6 पे आएगी, मतलब प्रमेय 6.6 पे आएगी, जिसको मैंने ऑलरेडी सिद्ध करना सिखा रखा है। बट क्वेश्चन के अनुरूप हमें हल करना है। हमें क्या दे रखा है, देखो बेटा, दिया है 2 त्रिभुज समरूप हैं। ये चीज़ आपको दे रखी है। मान लेते हैं जो त्रिभुज है ना वो ये है, एक त्रिभुज ये मान लो ABC, और एक PQR मान लेना। नाम देते हैं, ये दे दिया ABC, पहले से समरूप बोला है, इसे PQR। ठीक है, इसकी माध्यिका ये है ABC, ये D, और इसकी माध्यिका क्या है PQR बोल देता हूँ। ठीक है, हमें दिया क्या है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.6 से आप जानते हो क्षेत्रफल अनुपात, आप जानते हो कि एरिया ABC, एरिया PQR जो होता है संगत भुजा, संगत कोई सी भुजा ले लो, AB ले लेते हैं, AB और इसकी संगत भुजा हो जाएगी PQ, AB बट्टे PQ का वर्ग होगा। या फिर यहाँ बोल सकते हैं कि BC बट्टे QR का वर्ग होगा, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि AC बट्टे PR का वर्ग होगा। एकदम सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ समीकरण की, ये हम जानते हैं पर मैं 6.6 से। और एक चीज़ देखो, एकदम सिंपल करवा रहा हूँ, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR, और फिर AC बट्टे में PR, ये तो बराबर होते ही हैं। और उनके साथ साथ इनकी जो माध्यिकाएं होती है ना, उनका अनुपात अगर हो सके तो इसका परिमाप का अनुपात समान होता है, AD बट्टे PR, ये बराबर होता है। समीकरण 2 मान लो। देखो, AB बट्टे PQ की जगह हम क्या रख देंगे, AD बट्टे PR, यही तो हमें चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यह आ जाएगा एरिया ABC बट्टे एरिया PQR। AB बट्टे PQ की जगह मैंने रख दिया AD बट्टे PR, इसका वर्ग। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट इतना उतार लेना। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात दे रखा है। माध्यिकाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये बोला है ना, तो लिखना ये रहने तो ये चाहिए होगा। चूंकि हमें दे रखा है माध्यिका का अनुपात AD बट्टे PR, ये हमें दे रखा है कितना, 4:9, यानी कि 4/9। तो इसकी मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, 4/9 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो आंसर आ जाएगा 16:81। आंसर एकदम सिंपल वे में कर दिया मैंने, एकदम सिंपल शॉर्ट तरीका, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन के आकार का आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमें बोला है। तो देखो बेटा, चित्र बनाते हैं पहले। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर एक लंब वृत्तीय बेलन है। हमारे पास बेलन है। आपने देखा होगा बेटा, गर्मी के टाइम पे पहले क्या होता था, एक ठेले में एक व्यक्ति इस टाइप में आइसक्रीम भरता था। इसके अंदर आइसक्रीम भरा होता था और हमें आइसक्रीम निकाल के देता था भर के, ठीक है ना। इसमें पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये जो आकृति है, इसका जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है बेटा वो 15 सेंटीमीटर है बेलन की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई हमें दे रखा है 15। हम बोल देते हैं कि एन आइसक्रीम को वो भर सकता है, ये हमने मान लिया। एन हमें निकालना है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। देखो, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। अच्छा जी, ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। तो ये शंकु है, ठीक है, और ऊपरी सिरा भी क्या है बेटा, अर्धगोलाकार है ये। सो क्या बोला गया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है शंकु। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर शंकु। तो देखो बेटा, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है और जो व्यास बोला है वो 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये भी 3 ही हुआ। ओके, तो आपको पता है बेटा, प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो बेलन का आयतन होगा किसके बराबर होगा, एन शंकुओं के आयतन के बराबर, मतलब एन आइसक्रीम के आयतन के बराबर। एन आइसक्रीम का आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एन आइसक्रीम का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ऊपर अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई उभयनिष्ठ है, आर स्क्वायर उभयनिष्ठ है और बट्टे में 3 उभयनिष्ठ है। यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से बचेगा 2r। ये पाई और ये पाई कैंसिल, ठीक है। मान रखते हैं कैपिटल आर 6 था, 6 × 6, एच हमारे पास 15 था, ये बट्टे का 3, चलो अभी यहीं रखते हैं। एन का मान हमें ज्ञात करना है। स्मॉल आर हमारे पास कितना है, 3, स्क्वायर है तो 3 × 3, बट्टे में ऑलरेडी 3 है। स्मॉल एच का मान 12 है और स्मॉल आर का मान हमारे पास 3 है। 3 से एक 3 कटा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12 × 15 एन। तो यहाँ से देखो 2 3 6 और 12 18 गुणे में आ जाएगा, 18 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटो इसको, तो ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बचे 15, तो 5 दूनी 10। तो कितने आइसक्रीम भर सकते हो तुम बेटा, तुम भर सकते हो 10 आइसक्रीम। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो बेटा, स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस किए ना 2023 बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड में जो सिलेबस उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेट किए थे। अब बाकी जो बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के वालों के लिए नहीं थे, तो ये जो बच्चे हुए पेपर के क्वेश्चन है वो मैंने रख दिए, ठीक है। जिस ये क्वेश्चन बाकी सभी बोर्ड्स में देखे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले 2023 में बहुत लकी हैं जो उनका सिलेबस कम हुआ है। बाकी किसी बोर्ड का कोई सिलेबस कम नहीं हुआ था। बहुलक निकालना है इस पेपर में। देखो बेटा, तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या देखना होता है, वर्ग अंतराल। 15 पे समाप्त हो रहा है, 15 से शुरू हो रहा है, 25 पे समाप्त हो रहा है, 25 से शुरू हो रहा है, तो वर्ग अंतराल तो सही है। फिर देखना होता है बारंबारता का कॉलम,
सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, तो ये मेरा F1 हो गया। F1 के बाद वाला F2 होता है और उससे पहले वाला F0। कितने कितने का अंतर है सब में? 35, 45, 10 10 का अंतर है, तो H 10 हो गया। और ये जो है इसे बोला जाते हैं, F1 के ऊपर वाला देखते हैं, तो हमारे पास जो माध्यक वर्ग है, माध्यक बोल रहा हूँ यार, बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग है वो है 35 से 45, ठीक है। और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो L हमारे पास 35 हो गया। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 रखते हैं। L का मान कितना है? 35। F1 का मान 23, फिर F0 का मान 21 और H का मान है हमारे पास 10। 2F1 23 दूनी 46, फिर F0 कितना है? 21, ठीक है। फिर F2 कितना है? 14। 35, 23 में से 21 कम करेंगे, 2 गुणा 10 ऊपर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35। 46 में से 35 कम करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, 20 को जब भाग दोगे आप, किससे भाग देना है? 11 से। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, ज़्यादा नहीं। 11 एक कम 11, 11 8 88, ये यही चलता रहेगा, 8 1 8 1 है ना, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36.81 लगभग, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो छूट गए थे, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। आपके पास एक ग्राफ दे रखा था, मैं बना देता हूँ चित्र, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं, ये चित्र था, ठीक है ना। ये x होता है, ये y होता है, x डैश, ये y डैश। तो बताइए कितने शून्यक हैं? px बोला ना, तो x अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने हमारे शून्यक होते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 शून्यक हैं, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का चौथा पद लिखिए, यदि प्रथम पद a और सर्वांतर d हो। चौथा पद a4 ज्ञात करना है। a4 का मतलब a प्लस 3d, यहाँ से कम कर देते हैं। a हमारे पास 4 है और d हमारे पास माइनस के 3, 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतनी है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। अगर जीतने की घटना को हम ई बोलें, पी हमें दे रखा है 5/11, तो हारने की प्रायिकता यानी कि पी ई डैश हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई डैश, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो पी ई प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का मान रखोगे, तो ये है 5/11, लॉस ऑफ 11 आ जाएगा। 11 एक कम 11 माइनस के 5, यानी कि 6/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रायिकता का ही प्रश्न है। कह रहे एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो, ठीक। तो लूडो पासे पर जो परिणाम होते हैं वो क्या होता है बेटा? वो होता है का 1 2 3 4 5 6, ये होता है, यानी कि कुल परिणाम आपके पास कितना है? 6 है, ठीक है। पहले वाले में क्या बोला गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सिर्फ खुद से घटे। 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्या हुई, यानी कि संभव परिणाम कितने हुए? 3। पहले वाले की 1 अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया कितना? 1/2। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है? एक विषम संख्या, विषम संख्या
आने की प्रायिकता। ठीक है, तो विषम संख्या क्या है हमारे पास? विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3, 1, 2, 3, कुल परिणाम है 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रायिकता का ही है। 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। तो देखो कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 30, कुल परिणाम 30 है। पहले वाले पार्ट पे आ जाऊं, 2 अंकों की संख्या, आने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 30 तक है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या यानी कि संभव परिणाम कितना हुआ हमारे पास? ठीक है, टोटल 30 है। 30 में से 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं जो एक सिंगल डिजिट की हैं, तो 21 संख्या ऐसी हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो प्रायिकता क्या है? संभव परिणाम 21, कुल परिणाम 30, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.7, 0.1 स्थान के बाद। पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, पूर्ण संख्या होती है जैसे कि 1, 4, 9, ठीक है, 16, 25, यही कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितनी है? 3 और 2 5, कुल परिणाम है 30। तो 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सेकंड वाले का। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, मतलब पहले वाले पार्ट का 3 क्वेश्चन है। तो ये सब आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद,